अच्छा, ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद हम आते हैं आर एच ब्लड टाइप्स के ऊपर। ओ ए बी ब्लड टाइप्स में और इसमें डिफरेंस बेसिकली क्या है। ओ ए बी में अगर आपने गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया तो फौरी तौर पर रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो हमने पढ़ा था कि जो इमीडिएट हीमोलिसिस होता है वो कम होता है, डिलेड हीमोलिसिस ज़्यादा होता है, लेकिन इमीडिएट हीमोलिसिस होता तो है ना। आर एच में ऐसा चक्कर नहीं होता। ऐसा चक्कर क्यों नहीं होता उसकी भी मैं आपको रीज़न बताया था। देखिए बेसिकली हुआ क्या है, जो आपके पास आर एच, अच्छा आर एच नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है बेसिकली, जिसमें आर एच फैक्टर है उसको हम कहते हैं आर एच पॉजिटिव, जिसमें आर एच फैक्टर नहीं है उसको हम कहते हैं आर एच नेगेटिव। गुड हो गई बात। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात समझाई थी कि ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी बी मौजूद होगी, बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी ए मौजूद होगा, ठीक है। तो यानी जो एंटीजन नहीं है उसका एंटीबॉडी ज़रूर होगा। गुड हो गई बात। अब आप सोचेंगे कि आर एच नेगेटिव, इसमें आर एच फैक्टर नहीं है ना, तो इसमें एंटी आर एच एंटीबॉडी होनी तो चाहिए, लेकिन इसमें एंटी आर एच एंटीबॉडी नहीं होती। उसकी क्या वजह है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो चूंकि उसकी डाइट में थोड़ी बहुत एंटीजन बी आ जाती है, इसलिए उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बी बन जाता है, ठीक। लेकिन आर एच फैक्टर तो डाइट में कोई नहीं आता ना, तो बॉडी को आर एच फैक्टर मिला ही कभी नहीं। एक बॉडी है आर एच नेगेटिव, उसको पता ही नहीं दुनिया में आर एच फैक्टर कोई चीज़ होती भी है, उसने एंटीबॉडी आर एच बनाई ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं आर एच कोई चीज़ होती है। हाँ, अगर इसके अंदर थोड़ा सा आपने आर एच पॉजिटिव ब्लड डाल दिया और इसने देख लिया कि अच्छा आर एच भी कोई चीज़ होती है, फिर इसके अंदर एंटीबॉडी आर एच बनना शुरू हो जाएगी। यानी अगर आर एच नेगेटिव में आपने आर एच पॉजिटिव ब्लड डाला है तो इमीडिएटली, तो चूंकि इसके पास पहले से कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं है तो इमीडिएटली कोई रिएक्शन नहीं होगा। अलबत्ता इसका जो आर एच पॉजिटिव की जब आर एच फैक्टर को बॉडी देखेगी वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी और थोड़ी देर बाद जाके रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गई कि आर एच नेगेटिव में हमेशा एंटी आर एच मौजूद नहीं होता, ठीक है। एक तो ये बात समझ आ गई। अच्छा, अगर मैं आर एच पॉजिटिव में आर एच नेगेटिव डाल दूं तो आर एच पॉजिटिव में आर एच मौजूद है, गुड है, कोई एंटीबॉडी है नहीं, इसके पास एंटीबॉडी आर एच तो नहीं हो गई क्योंकि इसके पास आर एच एंटीजन मौजूद है, आर एच एंटीजन मौजूद है। अगर आर एच पॉजिटिव में मैंने आर एच नेगेटिव डाल दिया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। आर एच नेगेटिव में तो हमने पढ़ा है कि वैसी आर एच एंटी आर एच हमेशा नहीं होती, कभी कभी होती है अगर ट्रांसफ्यूजन हुई हुई हो, ठीक है। तो आर एच नेगेटिव का नॉर्मल ब्लड अगर मैं किसी पॉजिटिव में डाल देता हूँ तो कोई मसला ही नहीं होगा, किसी में कोई एंटीबॉडी नहीं आएगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा अब एक और चीज़ देखिएगा, जीन्स जो होती है ना आर एच की, वो बेसिकली एक आपके पास डी होती है कैपिटल डी स्मॉल डी, एक सी होती है कैपिटल डी स्मॉल डी और एक ई होती है, ठीक है। अभी जो कैपिटल वाले हैं ये डोमिनेंट है, जो स्मॉल वाले हैं वो रिसेसिव है, डेफिनेट सी बात है। इनके अंदर खास तौर पे ये जो डी है ना इस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है आर एच प्रोटीन, ठीक है। तो अगर तो किसी की जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल डी, तो इसमें एंटीजन डी होगी, यानी आर एच प्रोटीन बनेगी। अगर किसी में है कैपिटल डी स्मॉल डी, तो कैपिटल डी जो को डोमिनेंट है तो इसमें भी एंटीजन डी होगी, यानी आर एच प्रोटीन बनेगी। और अगर स्मॉल डी है तो ये नेगेटिव ब्लड होगा, इसके अंदर इसकी जो जीनोटाइप एंड में, मतलब इसका जो एंड में रिजल्ट होगा वो स्मॉल डी, एंटीजन क्या स्मॉल डी, यानी आर एच प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक हो गया। तो या तो कैपिटल, अच्छा जीनोटाइप तो कोई भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन या तो एंटीजन कैपिटल डी होगी या एंटीजन स्मॉल डी होगी। कैपिटल डी की सूरत में आर एच पॉजिटिव ब्लड है, स्मॉल डी की सूरत में आर एच नेगेटिव ब्लड है। इसी तरह या कैपिटल सी होगा या स्मॉल सी होगा, या कैपिटल ई होगा या स्मॉल ई होगा, ये बल्कि ज़्यादा ऊपर लिखे, ये सारा ने बता दिया, ठीक है। ये तीन पेयर मौजूद है हमारे पास, सी सी डी डी ई ई, गुड हो गया। हर इंसान में इन तीनों पेयर्स में से एक ना एक एंटीजन मौजूद होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि डी में से या कैपिटल डी या स्मॉल डी कोई ना कोई मौजूद है ना, इसी तरह दोनों सी में से कोई भी अगर जीनोटाइप होगा तो एंटीजन या कैपिटल सी होगा या स्मॉल सी होगा, कोई ना कोई एंटीजन तो होगा ना। इसी तरह या एंटीजन कैपिटल ई होगा या स्मॉल ई होगा। तो इन सारे इन तीनों पेयर में से कोई ना एक एंटीजन तो होता है। सबसे ज़्यादा लेकिन जिस एंटीजन पे डिपेंड कर रहा होता है वो टाइप डी एंटीजन होता है, तो हम टाइप डी एंटीजन को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। गुड हो गया। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ एंटी आर एच एग्लूटिन्स। वो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मेशन, ये जो एंटी आर एच की मैंने आपको बताई थी, ये एंटीबॉडी आर एच थोड़ी देर बाद बनती हैं, अगर कभी पॉजिटिव से एक्सपोजर हो ना हो तो कभी बनती ही नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फिर आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर एच ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस।
ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि इसमें डिलेड रिएक्शन, अगर तो नेगेटिव में आप पॉजिटिव डाल रहे हैं तो थोड़ी देर बाद उसको होश आएगा कि यार ये तो कोई ऐसी चीज़ है जो हम नहीं जानते पहले से, तो एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएंगी। और अगर पॉजिटिव में नेगेटिव डाल रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। ये चीज़ आपको पहले से बता दी हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस में बेसिकली क्या होता है, देखिए समझिएगा इसको। अगर मदर है RH नेगेटिव, मदर क्या है RH नेगेटिव, और फादर है RH पॉजिटिव, तो फादर के RH पॉजिटिव होने की वजह से मिसाल के तौर पे मदर से तो जीन जारी सी, मदर का जीनोटाइप है DD, फादर का जीनोटाइप DD, कैपिटल D स्मॉल d भी होता है और कैपिटल D भी होता है। अगर फादर से जीनोटाइप आ गया कैपिटल D और मदर से आ गया स्मॉल d, तो बेबी में कैपिटल D एंटीजन बनेगा ना, क्योंकि कैपिटल D डोमिनेंट है, ठीक है। तो कैपिटल D का क्या मतलब है, RH पॉजिटिव। तो मदर तो थी RH नेगेटिव, बेबी बन गया RH पॉजिटिव। अब क्या होगा, ठीक है, बेबी है RH पॉजिटिव, ये मैंने शो कर दिया ऐसे बस बेबी, और ये जो मदर है ये है RH नेगेटिव, ठीक है। समझ आ रही है ये जो मैंने डायग्राम बना दी, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का टाइम शो किया गया। अब जब ये RH पॉजिटिव थोड़ा सा गया मदर में, मदर ने कहा ये क्या है, RH फैक्टर क्या होता है, मदर ने इसके खिलाफ एंटी RH बनाना शुरू कर दी, एंटी RH। ये एंटी RH जो मदर के ब्लड में बन गई है, अब अगर ये एंटी RH चली गई बेबी में, तो बेबी के तो RBC RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव RBC को तो एंटी RH फारिग कर देगी, एंटीबॉडी RH, तो बेबी की जो RBCs हैं वो बेचारे तबाह होना शुरू हो जाएंगे, और इसको हम कहेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस, ठीक हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, तो उसमें बहुत कम बेबी के पॉजिटिव जाते हैं मदर में, यानी मदर को ज़्यादा कोई ऐसे ख़ास एंटीबॉडीज़ नहीं बनती मदर के अंदर। हाँ, जब डिलीवरी होती है उस वक्त कुछ थोड़ी ब्लड की एक्सपोजर होती है, तो समझ लें डिलीवरी के बाद मदर में RH पॉजिटिव ज़्यादा चला जाता है, RH एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो अगर कभी बाद में सेकंड प्रेगनेंसी हुई और वो भी पॉजिटिव बेबी की हो गई, तो अब मदर के अंदर जो RH नेगेटिव मौजूद हैं एंटीबॉडीज़, वो ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं बेबी के लिए, ठीक है। इसी तरह थर्ड प्रेगनेंसी सेकंड प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा डेंजरस होती है। तो अगर आपसे अकरेंस का पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कम ही कभी कोई मसला होता है, हाँ सेकंड प्रेगनेंसी में 3% चांस होता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस हो जाएगा। इसी तरह थर्ड प्रेगनेंसी में 10% चांस होता है कि ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस हो जाएगा। तो ये उन्होंने आपको इंसिडेंस ऑफ द डिजीज बताया कि कितने चांसेस होते हैं ऐसी बीमारी के हो जाने के। अच्छा, इसमें इफेक्ट क्या होता है, जब मदर के एंटीबॉडीज जाते हैं बेबी के अंदर, बेबी बेचारी की RBCs रप्चर होती जा रही हैं, RBCs रप्चर हो रही हैं, हीमोग्लोबिन बेबी के ब्लड में आता जा रहा है, हीमोग्लोबिन जब खत्म हो रहा है बिलीरुबिन बनता जा रहा है। इस बिलीरुबिन के नतीजे में जो स्किन है वो येलो होना शुरू होती है, बेबी को जॉइंटिस हो जाता है, ठीक हो गया। फिर आगे आते हैं क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस कि क्लिनिकली हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब बेबी के अंदर RBCs रप्चर करते जा रहे हैं तो बेबी को बहुत तेज़ी से और RBCs बनाने पड़ रहे हैं, लिवर और स्प्लीन को बहुत काम करना पड़ रहा है, तो लिवर और स्प्लीन इनलार्ज हो जाते हैं, ये भी मसला हो गया। उसके अलावा जब तेज़ी से RBCs बना रहे हैं तो कई दफ़ा इमेच्योर RBCs को भेज देते हैं। ये इमेच्योर RBCs कई दफ़ा न्यूक्लिएटेड ब्लास्टिक फॉर्म्स होती हैं, वो भी बेबी की बोन मैरो पास ऑन कर देती है सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ख़राब RBCs आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे इशूज़ पैदा हो गए हैं। पहले बिलीरुबिन की वजह से आपने देखा कि जॉइंटिस हो गया है, RBCs की कमी की वजह से बेबी को ऑक्सीजन भी कम मिल रही है, तो बेबी एनीमिक भी हो जाता है। तो इस तरह से फिर ये जो बिलीरुबिन थी आपके पास, जो RBCs के टूटने से बहुत ज़्यादा बनती जा रही है, ये बिलीरुबिन कई दफ़ा न्यूरोनल सेल्स के अंदर चली जाती है और एक डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं कर्नेक्टेरिस, ठीक हो गया। ये कौन सी कंडीशन है कि जो बिलीरुबिन है वो न्यूरोनल सेल्स के अंदर एंटर हो गई है, ठीक हो गया। तो ये हमने देखा कि क्लिनिकली बहुत सारे मसले आते हैं बेबी के अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस की वजह से। अब जिन नियोनेट्स के अंदर ये मसला हो गया है, अब ट्रीटमेंट क्या है जनाब। मदर के ब्लड से एंटीबॉडी RH तो आ गई है और बेबी बेचारा RH पॉजिटिव है, इसकी RBCs बेचारी तबाह हो ही जा रही हैं। हम क्या करते हैं, बेबी के अंदर RH नेगेटिव ब्लड डालना शुरू कर देते हैं ताकि थोड़ी देर तक बेबी की सारी RBCs जो है वो RH नेगेटिव हो जाएं। एक तरह से बेबी का ब्लड ग्रुप ही हम चेंज कर देते हैं कि यार इसके अंदर मदर से एंटीबॉडीज़ तो आ ही गई हैं, अब हम ये जो RBCs हैं इनको RH नेगेटिव कर दें ताकि बेबीज़ की RBCs एंटीबॉडी RH से अफेक्ट ना हो। तो 400 ml इन्फ्यूज़ करते रहते हैं हम हर 1.5 घंटे बाद बेबी के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता बेबी का ब्लड चेंज हो जाता है और ये वाला मसला ख़त्म हो जाता है। ये तो बात ठीक हो गई, ये तो ट्रीटमेंट हो गया। अब हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन क्या है, कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए।
कि सॉरी प्रिवेंशन क्या है कि इसको अवॉइड कैसे किया जाए। बेसिकली मसला बना क्या था, मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज थी वो बेबी के लिए हार्मफुल थी ना, तो हम एंटीबॉडी यूज़ कर लेते हैं ताकि जो मदर की एंटीबॉडीज़ हैं उनको ख़त्म कर दें, जो मदर की एंटीबॉडीज़ हैं उनकी डेथ हो जाए। कई जगह ये प्रेगनेंसी से पहले होता है, लेकिन अब एक डिलीवरी हो गई है तो डिलीवरी के बाद भी चूँकि मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होती हैं तो हम तब भी ये एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं मदर के अंदर ताकि ये काम बेहतर हो सके, मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ ना बने और आइंदा की प्रेगनेंसी में कोई मसला पैदा ना हो। ये जो एंटीबॉडीज़ को क्या कहा है यहाँ पे, RH इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबिन, ठीक हो गया। हमने यही बताया हुआ है कि इसके यूज़ करने के बाद बहुत से एरिथ्रोब्लास्टोसिस और फर्टिलाइसिस को अवॉइड किया जा चुका है, बड़ी आसानी हो गई, पहले हम अवॉइड नहीं कर पाते थे, कोई मसला बन जाया करता था, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो हमने सोचा कि यार ये जो हमने डाला है केमिकल इससे ये हुआ है कि मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ कम बनी है। एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है कि इस वजह से ये इफेक्टिव रहा हो, वो ये है कि अच्छा इसमें क्या होता है जब बेबी से कोई RH पॉजिटिव RBC आता है ना मदर के अंदर, तो ये जो एंटीबॉडी था ये उस RH पॉजिटिव RBC के RH को छुपा लेता है, उसको कवर कर लेता है और मदर से छुपा लेता है। मदर को पता ही नहीं चलता RH पॉजिटिव आया है और जनाब वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती, ठीक है। तो ये दो तरह के मैकेनिज्म है, हम समझते हैं इन दो मैकेनिज्म से किसी तरह। बहरहाल नतीजा यही होना चाहिए कि मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ ना बने RH के खिलाफ, ठीक हो गया। फिर आता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम मिसमैच ब्लड टाइप्स। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये यहाँ पे डिस्कस किया था हमने, मैं कहाँ पे किया था, यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर RH नेगेटिव में पॉजिटिव डाला जा रहा है तो फिर तो मसला बन सकता है, थोड़ी देर बाद मसला बनेगा, ऑल्दो डिलेड प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर RH नेगेटिव में RH पॉजिटिव में डाल दूँ तो कोई ऐसा मसला नहीं बनेगा। ये उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने बताया कि कब मसला नहीं बनेगा, फिर उन्होंने बताया कि कब मसला बनेगा। जब मसला बनेगा तो हीमोलाइसिस होगा, RBCs टूटेंगे, जाहिर सी बात है। अगर तो लिवर सही से काम कर रहा है तो वो तो एक्स्ट्रा बनने वाले बाइल को सही से निकालता रहेगा, वरना थोड़ा सा इशू बन सकता है, जॉइंटस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। एक चीज़ हमने स्टडी कर ली हुई है, ठीक हो गया। फिर आता है एक्यूट किडनी फेलियर। अच्छा, ये जब ब्लड के रिएक्शंस होते हैं ना तो ऐसी मुसीबतें पैदा होना शुरू होती हैं कि ये किडनी फेलियर की तरफ भी लीड कर सकती हैं। बेसिकली होता क्या है, ये जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में लड़ते हैं ना, इनके नतीजे में टॉक्सिन्स बनते हैं। कुछ टॉक्सिन्स किडनी की रीनल ब्लड वेसल्स की वेसोकंस्ट्रिक्शन भी करते हैं, ये तो एक मसला हो गया। दूसरा, आपको पता है इसके अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइसिस के अंदर भी और वैसे भी जब ट्रांसफ्यूजन सही नहीं हुई तो क्या हो रहा है, RBC टूटते जा रहे हैं, RBC की तादाद कम हो गई है। RBC की तादाद कम होने की वजह से सर्कुलेटरी शॉक भी हो सकता है, ठीक हो गया। और RBC की टूटने की वजह से भी बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलेंगे, ठीक हो गया। तीसरा क्या होता है, जब RBC टूटती है ना तो हीमोग्लोबिन निकलती है। आमतौर पे जो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में आती है ना, तो एक प्लाज्मा की प्रोटीन होता है जिसका नाम है हेप्टोग्लोबिन। क्या नाम है, हेप्टोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही हीमोग्लोबिन निकल आई है तो वो सारी हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं हो सकेगी, कुछ वैसे ही बिल्कुल ही फ्री रह जाएगी जो हेप्टोग्लोबिन के साथ भी नहीं लगी होगी, ठीक है। ये जो हीमोग्लोबिन है ना, जब ब्लड ने गुजरा ना ग्लोमेरुलाई में से या किडनीज में से, तो ये हीमोग्लोबिन लीक होकर किडनीज में निकलती चली जाएगी। अब किडनीज के लिए ये हीमोग्लोबिन मुसीबत बन जाएगी। किडनी जैसे हीमोग्लोबिन को कैसे बर्दाश्त करें, ब्लॉकेज पैदा होना शुरू हो जाएगी, क्लॉट पैदा होना शुरू हो जाएगा, तो किडनीज के अंदर ये भी मसले आना शुरू हो जाएंगे। किडनी की पहली वेसोकंस्ट्रिक्शन हुई है, ऊपर से RBC कम है, ऑक्सीजन कम आ रही, सर्कुलेटरी शॉक भी हो गया है। अब रीनल की ट्यूब्यूल के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन है ये ब्लॉकेज भी पैदा करना शुरू कर दे, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो अल्टीमेटली एक्यूट किडनी फेलियर की तरफ लीड कर जाते हैं। किडनी फेलियर हो जाता है और डेथ हो जाती है अगर इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना किया जाए, ठीक हो गया। उसके बाद आता है आपके पास ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ट्रांसप्लांट जो हम कर रहे होते हैं बेसिकली, अभी तक तो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ी है ना कि ब्लड को हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसप्लांटेशन टिश्यूज और ऑर्गन्स की। इसके अंदर हम खासतौर पर देखते हैं कि यार अब इसमें ब्लड की RBCs को तो नहीं देख रहे हैं, हम देखते हैं कि यार जो WBCs है ना वो हमारे ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को ना तंग करें, उसको ना खराब करें। अच्छा, ट्रांसप्लांट की 4 टाइप्स यहाँ बताइए, बड़ी इजी सी हैं। ऑटोग्राफ्ट का मतलब है इंसान की एक जगह से कोई ऑर्गन निकाल के दूसरी जगह पे लगा दिया जाए। मिसाल के तौर पे मेरी टांग से किसी वेन को निकाल के मेरे बाजू में लगा दिया जाए, इसको कहेंगे ऑटोग्राफ्ट। इसमें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि कोई एंटीजन का प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी की अपनी चीज़ थी। आइसोग्राफ्ट होता है आइडेंटिकल ट्विन से किसी चीज़ को निकाल के लगा दिया जाए दूसरे ट्विन के अंदर, तो इसमें भी काफ़ी तो जीन सेम ही होते हैं, कोई मसला नहीं बनता। एलोग्राफ्ट होता है एक इंसान से ऑर्गन निकाल के दूसरे इंसान में लगा दिया जाए, और जीनोग्राफ्ट होता है किसी एक जानवर से निकाल के इंसान में लगा दिया जाए, यानी कि स्पीशी बदल जाए, ठीक हो गया। तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सेलुलर टिश्यूज, अब बेसिकली हुआ क्या है, वो कह रहे हैं इन केस ऑफ ऑटोग्राफ्ट यानी इंसान की अपनी बॉडी में कोई जगह चेंज हो जाए, या आइसोग्राफ्ट यानी कि
आइडेंटिकल ट्विंस में। तो इसमें तो ट्रांसप्लांटेशन कंटेन virtually all the same antigens as in the tissue of the recipient, और इसमें ऑलमोस्ट कोई मसला नहीं आएगा, हमेशा इंसान नॉर्मली रहता रहेगा। लेकिन ये जो जीनोग्राफ्ट थे और आपके पास एलोग्राफ्ट थे जिसमें हम दूसरे इंसान से या किसी दूसरे जानवर से ही डाल रहे थे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस पैदा होना शुरू हो जाते हैं। उनकी बॉडी आने वाले ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती, उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। तो मुख्तलिफ तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। हम कुछ तरीक़ों से बॉडी ने ये जो एक्सेप्ट नहीं कर रही इनको हम अवॉइड कर लेते हैं। उन तरीक़ों के बारे में पढ़ते हैं कि हम किस तरह से ये जो इम्यून रिएक्शंस हैं इनको ज़रा ठंडा कर दें। ठीक, बेसिकली होता क्या है, आपके जो आरबीसीज हैं उनके ऊपर एंटीजन होते हैं, हम उनको क्या नाम दे रहे हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, होते तो बहुत ज़्यादा किस्मों के हैं, लेकिन इनमें से ख़ास तौर पे 6 ऑफ दीज एंटीजन जो है ना, इनका ये समझ हर इंसान के अंदर बड़ा ख़ास रोल होता है इनका ये देखने में कि एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम इन 6 जिनको हम HLA एंटीजन कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, हम इनकी मैचिंग करते हैं कि यार HLA मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अगर इन 6 में से 3 मैच हो जाए तो हम कहते हैं ठीक है, इससे ज़्यादा 4 हो जाए तो बहुत अच्छा है, 5 हो जाए तो बहुत अच्छा है, 6 के 6 मैच हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन अगर 3 भी मैच नहीं हो रहे तो फिर हम ट्रांसफ्यूजन नहीं करते कि यार इसमें मसले ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, आसानी कम होगी। ठीक है, और हम HLA मैचिंग करते हैं। बेसिकली HLA मैचिंग करके ये जो WBC पे HLA मौजूद होते हैं, हम ये जज कर लेते हैं कि ज़्यादा हैज़र्डियस रिएक्शंस ना हो बॉडी के अंदर। वैसे तो उन्होंने बताया कि 150 डिफरेंट टाइप्स ऑफ HLA एंटीजन होती हैं, लेकिन हमने उनमें से 6 को ही अहमियत दी हुई होती है। गुड हो गया। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है अगर तो ट्विन्स होंगे ना तो फिर तो उसमें 6 का 6 HLA भी मैच कर जाएंगे, लेकिन वैसे इंसानों के अंदर इतनी ज़्यादा मैचिंग नहीं हो पाती। ज़ाहिर सी बात है, मुख्तलिफ इंसान के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और मिलियंस ऑफ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ये HLA मैचिंग नहीं हो पाती। तो ज़ाहिर सी बात है जब हमने कोई ट्रांसप्लांटेशन करनी है तो थोड़ा मिसमैच तो है ना। उस मिसमैच को अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं थोड़ा इम्यून सिस्टम को ना थोड़ा नशही कर दो। इम्यून सिस्टम को खास तौर पे जो T सेल्स थे, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से ट्रांसप्लांट होने वाले ऑर्गन्स के खिलाफ काम कर रहे थे, इन T सेल्स को ज़रा सुला दो। T सेल्स को हम किस तरह से सुलाते हैं, यानी T सेल्स की प्रोपगेशन को किसी तरह कम करने की कोशिश करते हैं। हम उसके लिए क्या करते हैं, नंबर 1 ग्लूकोकोराकॉइड हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ग्लूकोकोराकॉइड हार्मोन्स जो है ना वो इनहिबिट करते हैं कुछ सब्सटेंसेस को, वो सब्सटेंसेस जो T सेल्स को बनवा रहे थे, जैसे कि इंटरल्यूकिन 2 आपको याद होगा, हेल्पर T सेल्स 2, हेल्पर T सेल्स जो थे वो इसको रिलीज कर रहे थे और ये साइटोटॉक्सिक T सेल्स को बड़ा हेल्प कर रहा था। तो हम ग्लूकोकोराकॉइड हार्मोन डालते ताकि इंटरल्यूकिन 2 कम बन सके, ताकि T सेल कम बने, पहली बात। फिर हम वेरियस ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिसमें एक मिसाल उन्होंने एजाथायोप्रीन की दी है। ये वेरियस ड्रग्स भी T सेल्स की प्रोडक्शन को और एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को ब्लॉक करते हैं। फिर साइक्लोस्पोरिन और टैक्रोलिमस जैसे हम ड्रग्स यूज़ करते हैं ताकि T सेल्स की जो इम्यूनिटी थी उसको वीक से वीक किया जा सके, यानी कि T सेल इम्यूनिटी को हम वीक कर दें, T सेल्स को ज़्यादा बनने ना दें। ठीक हो गया। इसी तरह इम्यूनोसप्रेसिव एंटीबॉडी थेरेपी यूज़ करते हैं। तो अब आप ये देखें, एजाथायोप्रीन का नाम याद करना है, ग्लूकोकोराकॉइड हार्मोन्स का, वेरियस ड्रग्स का, साइक्लोस्पोरिन का, टैक्रोलिमस का, इम्यूनोसप्रेसिव एंटीबॉडी थेरेपी का। तो मैंने एक निमोनिक बनाया इसके लिए कि हम बॉडी को बताते हैं यार कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये जवाई सी तोड़ा GVAI जवाई, C यानी C अल्फ़ाबेट, और तोड़ा का सिर्फ T देखेंगे हम, जवाई CT। ठीक है, G फॉर ग्लूकोकोराकॉइड हार्मोन, V फॉर वेरियस ड्रग्स, A फॉर एजाथायोप्राइन, I फॉर इम्यूनोसप्रेसिव एंटीबॉडी थेरेपी, C फॉर साइक्लोस्पोरिन और T फॉर टैक्रोलिमस। गुड हो गया। अच्छा, जब हमने T सेल्स को इतना सुस्त किया हुआ है, इम्यून सिस्टम को इतना वीक किया हुआ है, तो अगर इस दौरानिए में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई तो बॉडी इस वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ फिर ज़्यादा हार मान जाएगी, क्योंकि सही से लड़ नहीं सकेगी, क्योंकि हमने इम्यून सिस्टम को ऑलरेडी वीक किया हुआ है। तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का ये एक नुकसान ज़रूर होता है, या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी का, कि उसमें बॉडी बिकम्स मोर वल्नरेबल टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। ठीक हो गया। कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।